Hello dear students, in this video lecture I solve sample paper of class 10 subject mathematics for a final examination 22। तो सेकेंड टर्म का एग्जामिनेशन आपका होना है, जिसकी डेट शीट ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई है बाय द सीबीएसई। इसका हम लोग आज सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। पहले जो जनरल इंस्ट्रक्शन की डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका फाइनल टर्म का क्वेश्चन पेपर आना है मैथ का, उसका मैक्सिमम मार्क्स रहेगा 40 मार्क्स का आना है। और इस क्वेश्चन पेपर के अंदर 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। 3 सेक्शंस रहेंगे। सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन ए जो है इसमें 6 क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, 12 मार्क्स हो जाएंगे सेक्शन ए के अंदर। सेक्शन बी जो है इसके अंदर 4 क्वेश्चन रहेंगे, 3 मार्क्स का ईच रहेगा। 4 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 12 मार्क्स सेक्शन बी का होगा। इसके बाद सेक्शन सी है, इसके अंदर 4 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होगा। ईच क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा। इस तरीके से इसमें 40 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। और जो सेक्शन 4 है उसके अंदर 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, अब हम कंटिन्यूअस कर रहे हैं सैम्पल पेपर को। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं सेक्शन ए की, और ड्यूरेशन आपके एग्जाम के लिए रहेगा 2 आवर्स। सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 minus A15 for the AP 6, 9, 12 and 15। और इसमें चॉइस भी दी है। चॉइस का क्वेश्चन भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ही है। इफ 7 times the 7th term of AP is equal to the 5 times the 5th term, then find the value of 12th term of the AP। पहला क्वेश्चन ये है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 minus A15 फॉर द AP 6, 9, 12 and 15। तो इस जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रोवाइड है वो है आपकी 6, 9, 12 and 15 and so on। Here A equal to 6 और D equal to हो जाएगा 9 minus 6 that is 3। क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सक्सीडिंग टर्म से प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट करने पर कॉमन डिफरेंस ऑब्टेन हो जाता है। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। आफ्टर दैट हम जानते हैं, हमसे कहा गया है A25 माइनस A15 फाइंड आउट करने के लिए कितना होगा। और nth टर्म किसी AP का होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला रहता है। तो यहाँ पर एट द प्लेस ऑफ n 25 है, दिस इज A प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, माइनस यहाँ पर एट द प्लेस ऑफ A 15 है, दिस इज A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, A प्लस 24D माइनस A प्लस 14D, A प्लस 24D माइनस A माइनस 14D। A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, 24 से 14 माइनस होगा तो कितना रहेगा, देखिए 10D रह जाएगा। और D ऑलरेडी आपको प्रोवाइड है, D का वैल्यू ऑलरेडी प्रोवाइड है 3। ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपका डिफरेंस आ जाएगा 30। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। और इसी कंसेप्ट पे जो इसका चॉइस का क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। चॉइस के क्वेश्चन में बोला है क्या कहा गया आपसे चॉइस के क्वेश्चन में, 7 टाइम द 7th टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 5 टाइम द 5th टर्म। तो ये लेफ्ट कर ले रहे हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ AP इक्वल टू स्मॉल a एंड कॉमन डिफरेंस, इस AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो डिनोट कर ले रहे हैं D से। आपसे बोला है 7 टाइम्स का 7th टर्म, यानी कि 7 टर्म का 7 टाइम जस्ट इक्वल टू 5 टाइम 5th टर्म के। AP का 7 टर्म का 7 टाइम इक्वल टू है 5 टाइम द 5th टर्म ऑफ द AP। तब आपको इसका 12th टर्म फाइंड आउट करना है। 12th टर्म आपको यहाँ से ऑब्टेन करना है। Find the value of its 12th term. Now this is A plus 7 minus 1 into D equal to 5 time A plus 5 minus 1 into D। किया जाएगा। इस स्टेप को सिंप्लीफाई करेंगे
तो 7 टाइम a प्लस 6d इक्वल टू 5 टाइम a प्लस 4d हो जाएगा। नाउ 7a प्लस 7 6 जा 42d इक्वल टू 5a प्लस 20d। 7a माइनस 5a इक्वल टू 20d माइनस 42d। यहाँ रहेगा 2a, यहाँ डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो 20d माइनस होगा माइनस का 22d हो जाएगा। दिस इज, या a इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस का 11d, a इक्वल टू माइनस 11d। अब आपसे कहा गया है इसका 12th टर्म फाइंड आउट करने के लिए, तो a12 इक्वल टू a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 11d। अब देखिए वैल्यू ऑफ a कितना है, माइनस 11d है, और 11d ये पहले से है क्योंकि यहाँ से a का वैल्यू हमने ऑब्टेन किया था माइनस 11d। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a12 कितना आ गया, 0 आ गया, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो 12th टर्म आएगा वो क्या होगा, 0 होगा। ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। ओके, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। According to question number 2, find the value of m so that the quadratic equation max bracket 5x minus 6 equal to 0 has two equal roots। आपको m का वैल्यू निकालनी है, ठीक है, जबकि इसके कैसे हों, दो इक्वल रूट्स हों, ये आपसे कहा गया है। तो देखिए सबसे पहले जो इक्वेशन प्रोवाइड है mx 5x minus 6 दिस इज इक्वल टू 0, इसको mx से अंदर प्रोडक्ट करेंगे तो हो जाएगा आपका 5mx स्क्वायर माइनस 6mx इक्वल टू 0। 5mx m का होल स्क्वायर माइनस 6mx इक्वल टू 0, ये कंडीशन हो जाएगी। नाउ कंपेयरिंग विद 5mx 5x माइनस 6, ठीक है, ax स्क्वायर जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक की है, bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो here a इक्वल टू 5m, b इक्वल टू माइनस 6m एंड c के प्लेस पर 0 है क्योंकि c का टर्म कोई भी अवेलेबल नहीं है। अब किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है तो इसका पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब 3 कंडीशंस होंगी, अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल होते थे, और d जो है इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स आर रियल भी होते थे और इक्वल भी होते थे, रियल एंड इक्वल होते थे। और d अगर लेस देन 0 है तो रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स रियल नहीं होते थे। ये 3 कंडीशंस नेचर ऑफ रूट टॉपिक के अंदर आपको पढ़ा दी गई हैं। देखिए इस कंडीशन पे 100% आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलना है, निश्चित आना है, ये समझिए आप, ठीक है, यहाँ से निश्चित क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पे कहा गया सिंस रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर इक्वल हैं, कि दोनों रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं, क्वेश्चन में प्रोवाइड है। देयरफॉर d इक्वल टू कैसा होगा, 0 होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू कैसा होगा, 0 होगा। v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू कितना है बताओ, v का वैल्यू है माइनस 6m होल स्क्वायर 4, 8 कितना है 5m, c कितना है 0 इक्वल टू 0, तो 36m स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बात ये समझ आ रही है इसमें, जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर m स्क्वायर का वैल्यू 0 आ रहा है या m इक्वल टू 0। अब मजेदार बात ये है कि अगर m का वैल्यू आप 0 रखेंगे, m का वैल्यू 0 रख देंगे, तब क्या होगा, इक्वेशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, है ना। और हमसे कहा गया कि इक्वल रूट्स निकालने ही निकालने हैं, है ना। I think something is misprint in this sample paper. mx 5, क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसा कर रहे हैं तो 5mx स्क्वायर माइनस c का टर्म एब्सेंट है, c 0 है, तो नेचर ऑफ रूट से अगर हम चेक कर रहे हैं तो m का वैल्यू, अगर m का वैल्यू 0 हो गया तो इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्वाड्रेटिक है तो m तो कभी 0 के इक्वल हो नहीं सकता, वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। और यहाँ पर अगर c 0 होता है तो m कुछ भी हो, m की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो, ये हमेशा 0 देगा, तो इस केस में m का आंसर कोई भी रियल नंबर हो जाएगा।
बट जो इसका सोल्यूशन प्रोवाइड है क्वेश्चन नंबर 2 का, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर की गई है 5mx² माइनस 6mx प्लस 9, यानी कि इसमें इक्वल में 9 कहा गया है। यहाँ ये क्वेश्चन प्रोवाइड है 9 इक्वल टू 0। इसको ऐसे कर लीजिए, जब ये करेंगे तब कंडीशन क्या हो जाएगी, प्लस 9 इक्वल टू 0, प्लस 9 यहाँ आ जाएगा इक्वल टू 0। इस केस में c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 यहाँ पर आ जाएगा। रियल रूट्स के लिए कंडीशन लगाएंगे, 9 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे 36m² माइनस 4 9 36 इंटू 5m इक्वल टू 0। दोनों में 36m कॉमन हो जाएगा, m माइनस 5 इक्वल टू 0। तो एक बार m इक्वल टू 0, एक बार m माइनस 5 इक्वल टू 0। दिस गिव्स m वैल्यू ऑफ m इज 5। क्योंकि m की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इसको तो नेग्लेक्ट कर देंगे। और जो पहले कंडीशन अराइजन हुई थी जिसमें c का टर्म एब्सेंट था, उसमें m कोई भी रियल नंबर हो सकता था, इसके लिए रूट्स इक्वल आ जाते हैं, पर m 0 नहीं होगा, एक्सेप्ट 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। According to this question, from a point P on two tangent PA and PB drawn to a circle। एक पॉइंट P से इस सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रा की गई हैं। इस सर्किल की रेडियस r प्रोवाइड है और जो OP डिस्टेंस है वो डायमीटर के बराबर है, यानी कि OP इक्वल टू 2r प्रोवाइड है। तब आपको पता करना है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल APB। इस एंगल का मेजर कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। अब मजेदार बात ये है, सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल को, ट्रायंगल PAO, ठीक है, ये जो ट्रायंगल है इसको हम लोग थोड़ा अलग कर ले रहे हैं, फिर देखिए क्या चीज आती है। देखिए A पॉइंट ये है और इसको थोड़ा ऊपर कर लीजिए, ऐसे देखिए, ध्यान दीजिए, ये तो राइट एंगल है, ये O हो गया और ये पॉइंट P है, देखिए ये हो जाएगा ना। और OP पहले ही 2r के बराबर है, r है। अगर ये वाला एंगल थीटा लेते हैं, यानी कि ये इतना एंगल थीटा है, तो इसमें अगर हम ये क्या हाइपोटेनस है, cos थीटा लेते हैं तो बेस अपान क्या आएगा, हाइपोटेनस आएगा, यही तो आएगा ना। तो cos थीटा इक्वल टू बेस कितना आ रहा है, दिस इज 2r है, तो cos थीटा इक्वल टू 1/2 या cos थीटा इक्वल टू cos कितना आएगा, cos कितने डिग्री की वैल्यू होती है। लेकिन एक मिनट, अगर हम ये वाला एंगल हमने लिया है एंगल PAPO, सॉरी ये वाला एंगल थीटा है, इसको लीजिए। जब इसको लेंगे तो यहाँ लेना पड़ जाएगा साइन थीटा, ठीक है, तो साइन थीटा हो जाएगा, दिस इज, यहाँ भी साइन थीटा हो जाएगा और यहाँ भी साइन थीटा हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा साइन 30। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। इतना काम तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक हेल्प से कर लिया, बात समझ गया कि नहीं। और हम जानते हैं कि ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रुएंट होता है ट्रायंगल PBO के, होता है कि नहीं होता है, बाई RHS कॉन्ग्रुएंट रूट थ्योरम 10.2, क्योंकि PA और PB दोनों इक्वल हैं, ये एंगल दोनों में राइट एंगल है, ठीक है, और ये रेडिया इक्वल है बाई द RHS रूल से, है या नहीं है बताइए, ये दोनों पहले से इक्वल है ना। तो एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO बाई द CP, यानी कि एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO, दोनों कितना आ जाएंगे, थीटा, यानी कि दोनों 30 डिग्री, और एंगल APB कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि ये दोनों थीटा थीटा हो गए। ठीक है, ये पूछा गया था फाइंड द एंगल APB फाइंड आउट हो गया, ठीक है, 60 डिग्री। इसके बाद कहा है कि बताइए कि व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल APB ट्रायंगल किस टाइप का होगा। अगर इस ट्रायंगल APB की बात करें, PAB, ये क्या थी, टेंजेंट है, ये वाली टेंजेंट इस टेंजेंट के इक्वल है, पहले से ही पता है, क्योंकि ये किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पे खींची गई टेंजेंट आपस में इक्वल होती है। ये वाला एंगल कितना फाइंड आउट हो गया, 60 डिग्री, ठीक है। तो इन ट्रायंगल APB, AP इक्वल टू BP हो जाएगा, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल B हो जाएगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इन ट्रायंगल APB ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, एंगल A प्लस एंगल B 180
80 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो गया 120 डिग्री। ये दोनों इक्वल भी हैं, इनका सम 120 डिग्री है, तो यहाँ से क्या रियलाइज हुआ दोनों को कंबाइन करने से, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 120 डिग्री, इसको 1 कर लीजिए फ्रॉम 1, है ना। तो एंगल ए कितना आ गया 60 डिग्री। अब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल कितने डिग्री के हो गए 60 डिग्री के। तो हेंस ट्रायंगल एपीबी इज एन कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, बात समझ गए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, the curved surface area of a cone is 12,320 centimeter square. If the radius of its base is 56 centimeter, then find its height. तो एक राइट सर्कुलर कोन आपको दिया गया है, इस तरीके से प्रोवाइड है, इसका रेडियस, हाइट, स्लेंथ हाइट ये रहती है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया आपको प्रोवाइड है 12,320 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर कंसीडर कर लें लेट रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू स्मॉल आर इक्वल टू 56 सेंटीमीटर, एल इज लेंथ हाइट ऑफ कोन, एच इज हाइट, ठीक है, हाइट ही आपसे डिस्कस किया गया है। तो सी एस ए ऑफ कोन होता है पाई आर एल, पाई का वैल्यू 22/7, आर 56, एल अननोन है 12320, 7 8 जा 56, ये आ जाएगा। आफ्टर दैट 11 2 जा 22, 11 बन जा 11, 1 3 रहेगा, फिर बन जा 2 0 हो जाएगा, 2 से करेंगे 2 5 6 0, 8 से करेंगे 8 7 जा 56, तो L इक्वल टू आपका आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। स्लेंथ हाइट फाइंड आउट हो गया। अब आपसे डिस्कस किया गया हाइट फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो हाइट आपसे पूछा गया है, तो हाइट का स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं हम आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर होता है। रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस इक्वल टू स्लेंथ हाइट का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से एच इक्वल टू स्क्वायर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो एल कितना है 70 का स्क्वायर, आर कितना है 56 का स्क्वायर, तो एच इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 70 प्लस 56, 70 माइनस 56, 6 7 5 कितना हो जाएगा 126, डिफरेंस करेंगे 4 यहाँ रहेगा और 14 हो जाएगा। तो इसको करेंगे 7 इंटू 2, इसका फैक्टर हो जाएगा, इसका फैक्टर करेंगे ये तो 2 हो जाएगा 63, फिर 3 इंटू 3 इंटू 7 आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 7, 42 सेंटीमीटर इसकी हाइट आएगी। अब देखिए यहाँ पर तो सिर्फ इतना हाइट ही पूछा गया है, हो सकता है एग्जाम में कह दे वॉल्यूम आपको निकालो, हो सकता है कह दे टोटल सरफेस एरिया निकालो। तो आज हाइट और जब आपको आर फाइंड आउट हो पहले से प्रोवाइड था, एल आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, एच भी आपका फाइंड आउट हो गया। अब कोई भी आपसे चाहे वॉल्यूम पूछे चाहे टोटल सरफेस एरिया पूछे, अब सारी चीजें आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, सॉरी 6 सॉल्व करेंगे। अभी सॉल्व किया था वो क्वेश्चन नंबर 4 था, अब 5 सॉल्व करेंगे, नंबर गलत हो गया था, क्वेश्चन नंबर 4 था वो। 5 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, मिसेस गर्ग रिकॉर्डेड द मार्क्स ऑब्टेन बाय हर स्टूडेंट इन द फॉलोइंग टेबल, शी कैलकुलेटेड द मॉडल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास एज 45, यानी कि पूरे क्लास के जो मॉडल उसने मॉडल मार्क्स निकाले हैं, ठीक है, मॉडल मार्क्स निकाले हैं, उसका वैल्यू आ रहा है 45। कितना आ रहा है 45। ये क्वेश्चन में कहा गया है व्हाइल प्रिंटिंग द डेटा अ ब्लैंक वाज लेफ्ट, जब डेटा को प्रिंट किया गया तो एक यहाँ पे ब्लैंक हो गया डेटा। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द गिवन टेबल, तो इस टेबल में ये जो ब्लैंक प्रिंट हुआ इस पे कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। जबकि मॉड आपको प्रोवाइड है, कितना प्रोवाइड है 45 प्रोवाइड है, ये डेटा ऑलरेडी आपको दिया गया है। तो लेट कर लेते हैं, लेट कर लीजिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी मिस है उसको स्मॉल एफ मान लिया आपने, तो ये यहाँ पर स्मॉल एफ हो जाएगी, ये डेटा प्रोवाइड किया गया है। अब आपको मॉडल मार्क्स प्रोवाइड हैं 45, तो मॉड 45 किस क्लास इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है
देखिए 45 लाई कर रहा है इस वाली क्लास इंटरवल के अंदर, तो इसका मतलब यही क्या हो जाएगी, दिस इज द मॉडल क्लास, दिस इज द मॉडल क्लास हो जाएगी। और मॉड इक्वल टू आपका होता है मॉड इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। अब f1 क्या है, L मॉड तो आपको 45 प्रोवाइड है, तो L क्या होती है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास ये है, लोअर लिमिट मॉडल क्लास की कितनी हो जाएगी 40। f1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास यानी कि स्मॉल f हो जाएगा, माइनस f0 मॉडल क्लास के पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी 10 हो जाएगा, 2f1 2 इंटू f0 मॉडल क्लास के पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, f2 मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, h क्या है क्लास साइज कितना है 20, यानी कि ये वैल्यू f1 है, दिस वैल्यू f0 है, दिस वैल्यू f2 है, और ये वैल्यू लोअर लिमिट है, और h इक्वल टू आपका 20 है। आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस डेटा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आसानी से हमको स्मॉल f का वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगा। तो 45 माइनस का 40 इधर आ जाएगा इक्वल टू f माइनस 10 अपॉन 2f माइनस 16 इंटू 20, ये वैल्यू हो जाएगी, या 5 इक्वल टू f माइनस 10 इंटू 20 अपॉन 2f माइनस 16 है, इससे 2 कॉमन ले लीजिए तो f माइनस 8 हो जाएगा, दूसरे करेंगे यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 अपॉन 10 इधर आ जाएगा, f माइनस 10 अपॉन f माइनस 8, तो यहाँ रहेगा 1 अपॉन 2 इक्वल टू f माइनस 10 अपॉन f माइनस 8, f माइनस 8 इधर आ जाएगा 2f माइनस 20, तो f माइनस 2f इक्वल टू माइनस 20 प्लस 8, तो माइनस f इक्वल टू माइनस का 12, f इक्वल टू आपका 12 हो जाएगा। इस तरीके से f की इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट हो जाएगी, यही हमसे क्वेश्चन में कहा गया था। अब हम लोग सेक्शन ए के हमारा 5 क्वेश्चन हो गए हैं, अब हमें 6 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस तरीके से जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी गिवन डेटा की वो 12 ऑब्टेन हो जाएगी, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में चॉइस प्रोवाइड है, क्या कहा गया है, सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। रितु वर यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज, ठीक है। देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज, 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले तो हम प्रेजेंट एज कंसीडर कर लेना है, लेट्स प्रेजेंट एज ऑफ रितु इक्वल टू स्मॉल x ईयर्स। रितु की जो प्रेजेंट एज है उसको हमने स्मॉल x ईयर कंसीडर कर लिया। 5 ईयर एंगर का मतलब कि 5 साल पहले, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रखा है, रितु पर 5 इयर्स एंगर देन व्हाट शी रियली इज, आज जो उसकी एज है उससे 5 साल अगर छोटी हो तब उसका स्क्वायर करें, तो प्रेजेंट एज स्मॉल x है, तो 5 साल पहले उसकी एज कितनी हो रही होगी x माइनस 5, इस वाली एज का स्क्वायर। क्वेश्चन क्या कह रखा है कि रितु की जो प्रेजेंट एज है उसका 5 साल पहले यानी 5 साल छोटी हो उसमें कम करें और उसका स्क्वायर करें, तो ये जो वैल्यू है ये इक्वल टू आती है वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज, उसकी प्रेजेंट एज से 11 ज्यादा है, तो ये वैल्यू इसका स्क्वायर 5 गुनी उसकी एज करें, उससे 11 ज्यादा है तो इसमें 11 प्लस करें तभी तो इसका इक्वल आएगा भाई। कि अगर रितु की जो प्रेजेंट एज है उसमें से 5 साल कम कर दें और उसका स्क्वायर करें तो जो वैल्यू आती है वो वैल्यू उसकी प्रेजेंट एज के 5 गुने से 11 ज्यादा है, 11 ज्यादा है। बात समझ गए कि नहीं। तो अब यहां से हमारा कंडीशन बन गई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5x प्लस 11, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 5x प्लस 11, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 माइनस 5x माइनस 11 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 15x 25 इससे माइनस होगा क्या रहेगा 14 इक्वल टू 0। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। आफ्टर दैट
एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 1 15, 14 बन जा 14 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब देखिए x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 14 हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 14 इक्वल टू 0। ओवरऑल आपको फैक्टर्स जो ऑब्टेन होंगे x माइनस 14, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 1 टाइम x माइनस 14 इक्वल टू 0, दिस इज गिव्स यू x इक्वल टू 14, और 1 टाइम आपका आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, दिस गिव्स यू x इक्वल टू 1। अब ध्यान दीजिए कि x का वैल्यू 2 आया है, एक तो 14 आया है, एक 1 आया है। तो अगर प्रेजेंट एज इसकी 1 ईयर करोगे तो निगेटिव में 5 साल पहले एज रही होगी, है ना। तो ये वाली वैल्यू तो कंडीशन को कहीं से सेटिस्फाई करने वाली नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, ये हमारे काम का मैटर नहीं है। तो प्रेजेंट एज जो ऋतु की रही होगी वो 14 ईयर्स रही होगी। कितनी रही होगी, 14 ईयर्स रही होगी। तो देयरफॉर जो प्रेजेंट एज ऋतु की है वो 14 ईयर लेंगे, और दिस इज योर करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। इस तरीके से ऋतु की प्रेजेंट एज 14 ईयर्स ऑब्टेन हो जाएगी। अब इसका चॉइस का क्वेश्चन करते हैं, जो चॉइस में क्वेश्चन प्रोवाइड है। 6 के चॉइस में क्वेश्चन प्रोवाइड है, बोला गया आपसे सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x, यानी कि आपको x का वैल्यू ऑब्टेन करना है, यानी कि रूट्स ऑब्टेन करने हैं। ये क्वेश्चन भी दो तरीके से हो सकता है, एक तो फैक्टराइजेशन से भी हो सकता है, दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से डायरेक्ट भी हो सकता है। डिपेंड आप पे कर रहा है आप इसमें से कौन सा लगाना चाह रहे हैं। देखिए एक तो ये है सम या डिफरेंस 6 भी होना चाहिए, मल्टीप्लाई 9 टाइम p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, तो इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लीजिए, माइनस 6px प्लस ये p प्लस q और p माइनस q हो जाएगा आइडेंटिटी से, इतना पहले से ही पता है। अब देखिए 9 टाइम p प्लस q और p माइनस q ये प्रोडक्ट चाहिए, तो 3 टाइम p प्लस q इंटू 3 टाइम p माइनस q, यही मल्टीप्लाई आएगी। अब देखिए 3 टाइम p प्लस q और प्लस करें 3 टाइम p माइनस q को, तब क्या आएगा 3 प्लस 3q प्लस 3p माइनस 3q, यानी कि कितना रहेगा 6p। तो 6p के प्लेस पर क्या राइट कर सकते हैं 9x स्क्वायर माइनस 3 टाइम p प्लस q प्लस 3 टाइम p माइनस q इंटू x प्लस p प्लस q, p minus q equal to 0. Now 9x square minus 3 times p plus qx minus 3 times p minus qx plus p plus q, p minus q equal to 0. Now फर्स्ट के 2 स्टेप में 3x कॉमन ले लेंगे, 3x minus p plus q रहेगा। इस दोनों स्टेप में p minus q कॉमन हो जाएगा, 3x minus p plus q रहेगा। Now 3x माइनस p प्लस q दोनों स्टेप से कॉमन है, रहेगा क्या 3x माइनस p माइनस q इक्वल टू 0, ये टर्म रहेगा 3x माइनस p प्लस q इक्वल टू 0, x इक्वल टू p प्लस q अपॉन 3। एक बार 3x माइनस p माइनस q इक्वल टू 0, दिस गिव्स यू x इक्वल टू p माइनस q अपॉन 3। इस तरीके से x की दोनों वैल्यूज आपकी ऑब्टेन हो जाएंगी। इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी अप्लाई कर सकते थे और डायरेक्ट इस तरीके से भी हो सकता था। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। अगर ये ना समझ आए तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी आप इसको कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, following is the distribution of the long jump competition in which 250 students participated. Find the median distance jumped by the student. Interpret the median. यानी कि आपको मीडियन फाइंड आउट करनी है इस डेटा के लिए। डेटा आपको प्रोवाइड है, तो सबसे पहले तो इसको आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, 0 to 1, 1 to 2 मीटर, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, ये तो आपका डिस्टेंस हो गया। और जो नंबर आपके स्टूडेंट है वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी आपकी है 40, 80, 62, 38, 30। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 1 मीटर कवर तक किया 40,
जिन्होंने 2 मीटर तक कवर किया 120 हो जाएगा, दोनों ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 120 182 220 250, तो ये सब भी 250 आएगा, तो कैपिटल N इक्वल टू 250 हो गया। और हम जानते हैं मीडियन इक्वल टू क्या रहता है, L प्लस N अपान 2 माइनस CF अपान F इंटू H। अब यहाँ पर N कितना है, 250 है, 250 का हाफ रखेंगे तो अप्रॉक्स कितना आएगा 125। तो 125 जिस बच्चे का नंबर होगा वो किस क्लास इंटरवल में जाएगा, ये 40 तक है, ये 120 तक है, ये 180 तक है, इसमें जाएगा। ये क्लास इंटरवल ये क्या हो जाएगी आपकी मीडियन क्लास हो जाएगी। अब वैल्यू रखते हैं, L इज लोअर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास दैट इज 2 प्रोवाइड है, N अपान 2 125 है। CF है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग दी मिडिल क्लास, यानी कि मिडिल क्लास के पहले वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हैगा 120 अपान F है फ्रीक्वेंसी ऑफ मिडिल क्लास दैट इज 62 इंटू H क्या है क्लास साइज कितना है 1 का है, 2 प्लस 5 अपॉन 62 सिर्फ इतना रहेगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 2 जा 4 12 प्लस 5 अपॉन 62, यानी कि या ऐसे ही करने दीजिए 2 रहने दीजिए, 2 प्लस 5 को डिवाइड करेंगे 62 से तो 0.50 हो जाएगा, फिर एक जीरो लेना पर 0 होगा। अब 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 8 2 जा 16 पर जाना चाहिए, 8 2 जा 60 बन करी 48 49 हो जाएगा। यहाँ 4 सिर्फ 4 बचेगा, फिर 0 मिलेगा, फिर 0, यानी कि सिर्फ 0.8 आ जाएगा, अप्रॉक्स 2.08 मीटर के आसपास आएगा। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, इतना मीटर मीडियम क्लास होगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग है, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक सर्किल है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, उस पे पेयर ऑफ टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करनी है विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, जिनके बीच में एंगल 60 डिग्री का होना चाहिए। देखिए जैसे ये कोई सर्किल है ना, सर्किल कोई प्रोवाइड है और इसके किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर इस पे टेंजेंट ड्रा करी जा रही है तब कंडीशन क्या क्रिएट होती है। देखिए जैसे इसके बाहर कोई पॉइंट P है, इससे इस सर्किल पे टेंजेंट ड्रा करते हैं, इस तरीके से कुछ ड्रा होंगी, इधर P है P भी होगा, O सेंटर है, तो हम जानते हैं कि टेंजेंट रेडियस के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये 90 ये वाला एंगल और ये वाला एंगल AOB प्लस एंगल APB कितना आएगा 180 डिग्री। आपस में कैसे होते हैं ये दोनों एंगल, सप्लीमेंट्री होते हैं। अब आपको अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री दिया तो ये वाला एंगल कितना होगा 120 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो वही प्रोसेस यहाँ पर करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप कर स्टेप 1, ड्रा ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर बाय द हेल्प ऑफ कंपास। तो स्टेप 1 आप राइट करेंगे, आप एक सर्किल ड्रा कर रहे हैं जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है बाय द हेल्प ऑफ कंपास एंड स्केल। कंपास और स्केल की हेल्प से क्या कर देंगे, एक सर्किल ड्रा कर देंगे। आप जब सर्किल ये ड्रा करेंगे तो उसका सेंटर पहले से ही पता होगा। फिर आपने एक रेडियस कंसीडर कर ली OA, कहीं पे भी कर सकते हैं इसको। स्टेप 1, ड्रा ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर बाय द हेल्प ऑफ कंपास एंड स्केल। स्टेप 2, ड्रा एन एंगल AOB ऑफ मेजर 120 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्किल, एट द सेंटर ऑफ सर्किल बाय द हेल्प ऑफ कंपास एंड स्केल। तो इसके लिए आपने एक रेडियस ज्वाइन की, 120 का एंगल बनाना चाहते हो, कंपास यहाँ रखो, एक छोटा सा सेमी सर्किल लगाओ। जितने रेडियस का सेमी सर्किल लगाया है, पहला 60 डिग्री, दूसरा 120 डिग्री, तो इन दोनों को इससे ज्वाइन कर दो तो ये एंगल बन जाएगा 120 डिग्री का। इस तरीके से एंगल AOB कितना बन गया 120 डिग्री का। अब जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पर टेंजेंट कितने डिग्री का एंगल बनाती है 90 डिग्री का, तो आपको सिंपल क्या करना है, एट द पॉइंट A एक 90 डिग्री का एंगल बना देना है इस तरीके से। एट द पॉइंट B एक 90 डिग्री का एंगल बना देना है।
इस तरीके से ये दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे ये पॉइंट P हो जाएगा। अब ये जो टेंजेंट P और PB ड्रा हुई हैं इनके बीच में इंक्लाइनेशन ये 60 डिग्री ही बचेगा, क्योंकि ये राइट एंगल यानी कि 90 90 ये 120 ये 60 ही बचेगा। और इस तरीके से आपकी टेंजेंट ड्रा हो जाएगी। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में पहले स्टेप में आपको लिखना है ड्रा ए सर्किल बाय द हेल्प ऑफ कंपास ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। स्टेप 2 एट द सेंटर O draw an angle AOB equal to 120 degree by the help of compass scale. Step 3 at point A draw an angle of measure 90 degree such that angle OA कुछ यहाँ नाम दे सकते हैं OAX is 90 degree. Step 4 at point B draw an angle of measure 90 degree such that angle OB by 90 degree. Both AX and BY intersect each other point P. AP and PB are the required tangents. यही आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो जाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के अकॉर्डिंग बोला गया है आपसे द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो शोज द रन स्कोर्स बाय द बैट्समैन इन वनडे क्रिकेट मैचेस। फाइंड द मीन नंबर ऑफ द रन्स। इन रन का आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है, यानी कि इस डेटा का आपको क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है। क्लास इंटरवल आपको प्रोवाइड हैं 0 से 40, 40 to 80, 80 to 120, 120 to 160, 160 to 200। और फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल के बाद आपको नंबर ऑफ बैट्समैन यानी कि फ्रीक्वेंसी 12, 20, 35, 30 और 23 ये आपको फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड है। तो क्लास मार्क पहले आप निकाल लीजिए। क्लास मार्क के लिए क्या रहेगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 20, ये प्लस करेंगे 60, ये प्लस करेंगे 100, ये प्लस करेंगे 110, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 100 हाफ और ये हो जाएगा 120। 40 का डिफरेंस चल रहा है, 140 हो जाएगा और 180 हो जाएगा। अब इसके बाद आप डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या कॉलम रहेगा, f इंटू एक्स यहाँ पर, फिर सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ आप करेंगे तो सिग्मा एफ 250 आएगा ही, क्योंकि सॉरी नहीं दिया गया तो प्लस कर लेंगे। तो ये दोनों वैल्यूज ऑब्टेन होने के बाद आप मीन इक्वल टू अप्लाई कर सकते हैं सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। पर डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो डायरेक्ट मेथड तो मैं लगा नहीं रहा हूँ, ठीक है। इससे भी हो जाएगा, जो बच्चे करना चाहें आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग सिग्मा एफ कर लेते हैं, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कर लेते हैं। क्या आएगा, 5 to 7, 7 और 3 10, 1 कैरी, 2 to 4, 4 3 7, 7 3 10, 120 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप कैपिटल ए यानी कि क्लास मार्क सॉरी एज्यूम्ड मीन कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, एज्यूम्ड मीन करेंगे। टोटल इंक्रीज कितनी है 5, तो एज्यूम्ड मीन अप्रॉक्स हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कैपिटल ए फाइंड आउट करने के बाद हम क्या निकालेंगे, डेविएशन निकालेंगे, दैट इज x माइनस कैपिटल ए। अब देखिए 20 से 100 माइनस होगा तो माइनस का 80, इससे माइनस होगा माइनस का 40, इससे माइनस करेंगे 0, यहाँ से माइनस होगा तो कितना रहेगा प्लस का 40, यहाँ से माइनस होगा प्लस का 80, ठीक है। इससे आप इसके बाद कर दीजिए एफडी करेंगे तो 12 और माइनस 80 का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना होगा, थोड़ा और 60 ही कर लेते हैं, यू निकाल लेते हैं, डी रहने दीजिए, ठीक है। यू इक्वल टू हो जाएगा डी अपॉन एच, जहाँ एच क्लास साइज है, एच यहाँ पर हो जाएगा 40 ले लीजिए, 40 का क्लास साइज है। डिवाइड करेंगे माइनस का 2 माइनस 1 0 1 2। अब निकालिए आप एफ यू और कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 12 टू जा माइनस का 24, यहाँ करेंगे माइनस का 20 हो जाएगा, दिस इज 0, दिस इज 30, दिस इज 46, दिस इज 46। अब करेंगे सिग्मा एफ यू, ये हो जाएगा 76 प्लस का माइनस का 44,
2 रहेगा 32, कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा 76 44 प्लस का 32 आ जाएगा सिग्मा एफ यू में। आफ्टर दैट मीन इक्वल टू कैपिटल ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, यही आ जाएगा ना, ठीक है। तो एक्स बार इक्वल टू कैपिटल ए कितना है 100 पहले से ही है, सिग्मा एफ यू कितना आया है 32, दिस इज 40, सिग्मा एफ कितना है 120, यानी कि एक्स बार इक्वल टू हो जाएगा 100 प्लस देखिए 32/3, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 100 प्लस 3 बन जा 3 हो जाएगा, 3 6 6666 आता रहेगा, यानी कि हो जाएगा 110.66 एंड सो ऑन चलता रहेगा, या x इक्वल टू 110.67 राउंड ऑफ में आ जाएगा। इस तरीके से इस डेटा का मीन आपको आसानी से फाइंड आउट हो गया है। यह है क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 के अकॉर्डिंग, टू वर्टिकल पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स आर स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर ऑन द ग्राउंड। The angle of elevation of the top of the first pole from the foot of the second pole is 60 degree and the angle of elevation of the top of the second pole from the foot of first pole is 30 degree. Find the difference between the heights of the pole. कंडीशन क्या आपको प्रोवाइड है, दो पोल हैं इस तरीके से दिए गए हैं, इनके बीच में जो हाइट है डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। अगर ये PQ पोल है तो दूसरा RS पोल है, ये पोल दिए गए। अब देखिए आपसे कहा गया है एक के बॉटम से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकंड पोल 60 डिग्री, ठीक है। एक से तो 60 डिग्री है, यहाँ इसका इसके टॉप का यहाँ से मान लेते हैं 60 डिग्री है, और ये यहाँ से यहाँ प्रोवाइड है एक का 30 डिग्री प्रोवाइड है। ये चीजें आपको दी गई हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द पोल, यानी कि PQ माइनस SR पूछा है। अगर इसको स्मॉल x मान लें, स्मॉल x मीटर, और इसको y मीटर कंसीडर कर लें, तो आपसे x माइनस वाई डिस्कस किया गया है, कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। तो डायग्राम के बारे में आप फाइंड कर ही लेंगे, ठीक है। इन द गिवन फिगर PQ एंड SR आर द टू पोल्स, डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट से 20 मीटर, ठीक है, और उनके एंगल ऑफ एलिवेशन एक दूसरे से 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो इन ट्रायंगल PRQ अगर tan 60 डिग्री लेंगे तो PQ इक्वल टू QR हो जाएगा, इसका वैल्यू √3 होता है x/20, तो यहाँ से x इक्वल टू 20√3 मीटर आ जाएगा। इन ट्रायंगल SRQ, इसमें अगर आप tan 30 डिग्री लेंगे तो SR/QR आ जाएगा 1/√3 इक्वल टू SR कितना है y/20, तो y इक्वल टू 20/√3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा आपका 20√3/3 कितना मीटर। ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। आपसे डिस्कस किया गया है, डिफरेंस आस्क किया गया इसमें, तो x माइनस वाई इक्वल टू 20√3 माइनस 20√3/3, तो x माइनस वाई इक्वल टू 60√3 माइनस 20√3/3, यानी कि 40√3/3 मीटर इतना आ जाएगा। 40 इंटू 1.732/3 मल्टीप्लाई कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे, आपका एक्चुअल रिजल्ट ऑब्टेन हो जाएगा। अब इसके जो चॉइस का क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन में इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 की जो चॉइस का क्वेश्चन है अब उसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, अब y 1.7 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम हिज आई इज 60 डिग्री, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तब आपको बिल्डिंग की हाइट को कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन नंबर आपको 10 में प्रोवाइड है चॉइस में। जो चॉइस का क्वेश्चन है वो सॉल्व कर रहे हैं। आपसे कहा गया अब y 1.7 मीटर टॉल, एक y है इस तरीके से, ये कोई y है AB जिसकी हाइट 1.7 मीटर है, स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड
50 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, और एक बिल्डिंग है, ये मान लेते हैं बिल्डिंग आपकी है ये CD, इससे 50 मीटर की दूरी पर ये बॉय खड़ा हुआ है। तब आपसे कहा गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम हिज आई इज 60 डिग्री। उसकी आंख यहाँ पर होगी, यहाँ से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको प्रोवाइड है 60 डिग्री, ये दिया गया है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो लेट कर लेते हैं हाइट ऑफ बिल्डिंग स्मॉल h मीटर, ये पॉइंट m ले लेते हैं, तो ये भी हो जाएगा 50 मीटर, ये इतना 1.7 मीटर हो जाएगा, तो यहाँ से h माइनस 1.7 मीटर ये रिमेन रहेगा। इन द गिवन डायग्राम AB is the boy and CD is the building. From the eye of the boy, the angle of elevation of top of building DBM is 60 degree. Let height of building equal CD equal to small h मीटर। डायग्राम के बारे में आपको लिखना बहुत जरूरी है। Now in triangle DMV, AB equal to CM 1.7 मीटर, CD equal to h मीटर, तो DM equal to h माइनस 1.7 मीटर, AC equal to BM equal to 50 मीटर। ये चीजें आपको पहले से ही प्रोवाइड हैं। तो नाउ tan 60 डिग्री इक्वल टू DM अपॉन BM, वैल्यू दिस इज √3, h माइनस 1.7 अपॉन 50, तो 50 √3 इक्वल टू h माइनस 1.7, या h इक्वल टू 1.7 प्लस 50 √3, या h इक्वल टू 1.7 50 इंटू 1.732। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आसानी से आपको बिल्डिंग की हाइट ऑब्टेन हो जाएगी, जो कि अप्रॉक्स आ रही है 88.2 मीटर। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। According to question number 11, the internal and external radii of a spherical cell are 3 cm and 5 cm respectively. If it is melted and recast into a solid cylinder of diameter 14 cm, find the height of the cylinder. Also find the total surface area of the cylinder. क्वेश्चन नंबर 11 के अकॉर्डिंग आपसे कहा गया कि एक स्फेरिकल सेल है, एक स्फेरिकल सेल है जिसकी आपको इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियाई प्रोवाइड हैं। ये स्मॉल आर मान लेते हैं, ये कैपिटल आर मान लेते हैं, ये दी गई हैं। आपसे बोला गया स्फेरिकल सेल ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड, तो स्मॉल आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो गया, कैपिटल आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। स्फेरिकल सेल है, इसको मेल्ट किया गया और रिकास्ट किया गया एक सॉलिड सिलेंडर में, एक सॉलिड सिलेंडर में इस तरीके से प्रोवाइड किया गया है, जिसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। इसका डायमीटर जो है वो 14 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। आल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया भी आपको फाइंड आउट करना है। यानी कि एक सॉलिड को मेल्ट करके दूसरा सॉलिड बनाया जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, दोनों सॉलिड के वॉल्यूम कैसे होंगे, इक्वल होंगे, है ना भाई, यही क्लियर है ना। तो यहाँ पर दिस इज, इसकी रेडियस आपने ऐसा करिए, इसको R1 और R2 मान लीजिए तो ज्यादा सही है। दिस इज R1, दिस इज R2। नोटेशन लेने के लिए ये आप राइट कर देंगे, लेट इनर एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ द स्फेरिकल सेल आर R1 एंड R2, लेट रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन इक्वल टू स्मॉल r, हाइट इक्वल टू स्मॉलर सेंटीमीटर। ये लैंग्वेज में आपको लिखना है। तो स्मॉल r इक्वल टू कितना रहेगा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल, सिलेंडर का वॉल्यूम स्फेरिकल सेल के वॉल्यूम के बराबर होगा। सिलेंडर का पाई r स्क्वायर h, इसका वॉल्यूम होगा आउटर वॉल्यूम 4/3 पाई R2 क्यूब माइनस 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस इनर वॉल्यूम पाई, दिस इज 7 का स्क्वायर, h अननोन है, 4π/3 कॉमन ले लीजिए, R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब ये है, तो पाई से पाई फिनिश हो जाएगा। 49h इक्वल टू 4/3, R2 कितना है 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, 49h इक्वल टू 4/3,
5 माइनस 3, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर 49 h इक्वल टू दिस इज 2 25 प्लस 15 प्लस 9। स्मॉल h का वैल्यू आ जाएगा 8/3 सेंटीमीटर आफ्टर कैलकुलेशन। टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर होता है 2 पाई r h प्लस r। अब यहाँ पे सिंपली आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। पाई का वैल्यू 22/7, r 7 है, 8/3 प्लस 7। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका रिजल्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो वो आएगा आपका 1276/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 के अकॉर्डिंग प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट टू द सेंटर। और इसकी चॉइस में भी क्वेश्चन दिया है। चॉइस का जो क्वेश्चन प्रोवाइड है वो क्वेश्चन है टू टेंजेंट टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्किल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 2 टाइम एंगल ओ पी क्यू। अब ये दोनों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें क्या कहा गया है, आपको एक सर्किल प्रोवाइड है। फर्स्टली तो ये एक सर्किल आपको प्रोवाइड है ये, और इस सर्किल पे 2 टेंजेंट ड्रा की जा रही है, ठीक है ना। एक तो दिस पी ए, एक दूसरी टेंजेंट ड्रा की जा रही है पी बी। ये 2 टेंजेंट सर्किल को पॉइंट पी ए पी बी पर टच कर रही हैं। तो गिवन आप सेल्फ राइट कर सकते हैं। आपको सो दैट करना है। सो दैट क्या करना है, एंगल ए पी बी प्लस ये दोनों का इंक्लेशन जो सेंटर पे बन रहा है, ये एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये आपको दिया गया, तो हमें प्रूव करना है ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हम जानते हैं टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, यानी कि ये वाला एंगल राइट एंगल होगा और ये एंगल भी राइट एंगल होगा बाय द थ्योरम 10.1। देयरफॉर एंगल PAO एंड एंगल PBO बोथ आर 90 डिग्री। इसके बाद किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इन क्वाड्रिलेटरल PAOB ऑल 4 एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो एंगल P को एंगल APB प्लस दिस इज राइट एंगल, दिस इज एंगल AOB, दिस इज राइट एंगल। नाउ एंगल APB प्लस एंगल AOB कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो ये दोनों कैसे हो गए, सप्लीमेंट्री हो गए। इसी कंसेप्ट का यूटिलाइज अभी हमने कंस्ट्रक्शन में भी किया था। एक्सरसाइज 10.2 का 10th क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जांपल 2 सेम चैप्टर 10 का ही, यानी कि चैप्टर 10 से देखा जाए एक 2 नंबर का क्वेश्चन आया है, एक 4 नंबर का क्वेश्चन आया है, ठीक है। यानी कि 6 मार्क्स का चैप्टर 10 आया है और 6 मार्क्स का ही 9 चैप्टर आया है। आप समझिए कि आपको ये छोटे छोटे चैप्टर कितना स्कोर देने वाले हैं, है ना। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग एग्जांपल 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की चॉइस में, सॉरी 12 की चॉइस में दिया गया, सिंस ये चैप्टर 10 का एग्जांपल 2 है इसलिए बार बार मैं एग्जांपल 2 बोल रहा हूं। और इसमें कहा गया है एंगल PTQ, ये एंगल डबल होता है इस एंगल का। ये 60 आंसर भी इस पे बनते हैं, ये प्रूव करना है। अगर इसको मैं अल्फा मान लूं और इतना बीटा कंसीडर कर लूं तो अल्फा इक्वल टू 2 टाइम बीटा, ये रिलेशन हमें वेरीफाई करना है या प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं OP परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर, तो एंगल OPT कितना हो जाएगा राइट एंगल हो जाएगा। इतना एंगल 1 कंसीडर कर लीजिए, ये एंगल 2, नाउ ये वाला एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस बीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, रिजल्ट 1। इतनी बात क्लियर हुई। आफ्टर दैट इन ट्राइंगल PTQ, इसके अंदर PT इक्वल टू TQ, ये क्यों है, टेंजेंट फ्रॉम द एक्सियल पॉइंट इक्वल है। तो जब ये दोनों इक्वल हैं
तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यहाँ मेंशन कर देंगे टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। ठीक है बाई थ्योरम 10.2। अब एंगल 1 2 इक्वल हो गया। अगेन इन ट्रायंगल PTQ, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 1 एंगल 2 को एंगल 1 राइट कर सकते हैं इस वाले रिजल्ट से, एंगल 1 और 2 इक्वल है, अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री, 2 टाइम एंगल 1 प्लस अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री, ये आ जाएगा। अब एंगल 1 का वैल्यू अगर इस रिजल्ट से 9 ऑब्टेन करें तो क्या निकलेगा, 90 माइनस बीटा, यही तो रिजल्ट निकलेगा ना भाई। 2 टाइम 90 माइनस बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम 1, तो 180 माइनस 2 बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री, ये कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी अल्फा इक्वल टू 2 बीटा, जो कि हमको वेरीफाई करना था। अल्फा इक्वल टू 2 बीटा आया, यानी कि अल्फा कितना एंगल है, एंगल PTQ इक्वल टू 2 टाइम एंगल OPQ, ये हमें प्रूव करना था। इसी चैप्टर का एग्जाम्पल 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 3 बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 10 सर्किल आपको कवर कर रहा है इस सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग 6 मार्क्स, छोटा सा चैप्टर है और उसमें भी एक एग्जाम्पल है और एक्सरसाइज 10.2 से ही दूसरा क्वेश्चन है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू केस स्टडी 1, trigonometry is the form of the triangulation forms the basis of the navigation, whether it by the land, sea or air. GPS, a radio navigation system, helps to locate our positions on the earth with the help of satellites. A guard stands at the top of the 240-meter tower, observes and the underlying boat coming towards it. A cyclonometer or in cyclonometer is an instrument used for measuring angle of the slopes. The guard used the cyclonometer to measure the angle of the depression of the boat coming toward the lighthouse and found to be 30 degree. तो आपसे दो क्वेश्चन राइट किए गए हैं। मेक अ लेवल द फिगर ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। आफ्टर 10 minutes the guard observed that the boat was approaching the tower and its distance from the tower is reduced by the 240 root 3 minus 1 meter. He immediately raised the alarm. What was the new angle of depression of the boat from the top of the observation tower? ये दो क्वेश्चन हमको इसके सॉल्व करने हैं ऑन द बिहाफ ऑफ डेटा। प्रोवाइड हमें ये है जो केस स्टडी वो कह रही है, एक साइक्लोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन या एलिवेशन रीड कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट का किसी टावर से। तो जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड है, एक 240 मीटर टावर है, 240 मीटर ऊंचा टावर है। फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13 का केस स्टडी 1 का। ये PQ टावर हो गया, एक बोट ये समझ लीजिए यहाँ कहीं पर मान लीजिए R पे है, गार्ड यहाँ से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन मेजर करता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन पता चलता है 30 डिग्री। ये एंगल MPR कितना पता चलता है 30 डिग्री। तब आपसे क्या रखा है, मेक ए लेवल फिगर ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। यानी कि इसकी इससे कितनी डिस्टेंस है ये आपको फाइंड आउट करना है, पहले पार्ट में x फाइंड आउट करना है। तो एंगल MPR इक्वल टू एंगल PRQ इक्वल टू 30 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ जाएगा, डायग्राम आपका बन ही गया है, ये 30 डिग्री हो जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल PRQ tan 30 डिग्री इक्वल टू PQ अपॉन RQ, वैल्यू 1/√3 240 अपॉन x इक्वल टू 240√3 मीटर। इस तरीके से डिस्टेंस पता हो जाएगी, √3 का वैल्यू रख देंगे, कैलकुलेट कर देंगे, पूरा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। पहला पार्ट क्लियर है। सेकेंड पार्ट में क्या कर रखा है इसी डायग्राम के केस में कि आफ्टर 10 मिनट के बाद, यानी कि कंडीशंस क्या हैं, टावर वही है PQ, यहां से इसका एंगल ऑफ
डिप्रेशन 30 डिग्री है, ये पोजीशन बोट की है। 10 मिनट के बाद मान लीजिए बोट यहाँ पर आ जाती है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बन जाएगा, इतना बन जाएगा, और ये वैल्यू आपको प्रोवाइड है। आफ्टर 10 मिनट द गार्ड ऑब्जर्व द बोट वाज अप्रोचिंग द टावर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टावर रिड्यूस्ड बाय 240 रूट 3 माइनस 1 मीटर। इसकी टावर से जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो जाती है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस कम हो जाती है। ये डिस्टेंस की वैल्यू हमें दी गई है। He immediately raised the alarm. What was the new angle of depression of the boat from the top of the observation tower? यानी कि ये नया वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन ये क्या होगा, ये पूछा गया। एंगल MPB कितना होगा, जबकि AB जो है वो है 240 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 मीटर। इसको इतना स्मॉल x मीटर मान ले रहे हैं, ये 240 मीटर पहले से ही प्रोवाइड है, तो आपसे नया एंगल पूछा गया। अब देखिए अल्टरनेट से थीटा के बराबर हो जाएगा, ये 30 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम tan 30 डिग्री लेंगे इस ट्रायंगल के अंदर तो परपेंडिकुलर PQ अपॉन बेस AQ हो जाएगा। वैल्यू 1/√3, दिस इज 240, ये आएगा 240 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 और प्लस x, क्योंकि AQ पूरा यहाँ से यहाँ तक 200, ये पूरी डिस्टेंस सम के बराबर होगा। ठीक है, तो 240 रूट 3 माइनस 1 प्लस x इक्वल टू 240 रूट 3, तो 240 रूट 3 माइनस 240 प्लस x इक्वल टू 240 स्क्वायर रूट 3। अब ये एक फिनिश हो जाएगा, x इक्वल टू आ गया 240। अब इस ट्रायंगल के अंदर इसमें अगर tan थीटा आप लेंगे तो tan थीटा इक्वल टू PQ अपॉन BQ, या tan थीटा इक्वल टू 240 ये आया है, और BQ इक्वल टू x, ये भी कितना हो गया 240, tan थीटा इक्वल टू 1, या tan थीटा इक्वल टू tan 45, तो थीटा कितना आ गया 45, यानी कि न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 45 डिग्री है। इस तरीके से ये भी ट्रिग्नोमेट्री से ही आया है। अब ट्रिग्नोमेट्री से एक 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक केस स्टडी है, यानी कितना मार्क्स स्कोर हुआ 7 नंबर का दे रहा है इसमें। ठीक है, और दोनों पार्ट इसके कवर हो गए हैं। अगली केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 14 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की है। अब हम लोग उस पर बात करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट तो नहीं इसके रिगार्डिंग। सेकेंड केस स्टडी के अकॉर्डिंग है, पुशअप्स आर फास्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग स्ट्रेंथ। दे आर द हेल्पफुल इन ऑलमोस्ट all the sports including the athletes, while the push-up primarily target the muscles of the chest, arms and the shoulders. Support required from the other muscles help in the turning of the whole body. Nitesh want to participate in the push-up challenge. He can currently make 300 push-up in 1 hour. वो 1 घंटे में 3000 पुशअप कर सकता है, बट ही वांट टू अचीव द टारगेट 3900 पुशअप्स इन 1 आवर। वो चाहता है कि 1 घंटे में वो 3900 पुशअप कर सके, बट ही वांट टू अचीव अ टारगेट इन 1 आवर फॉर विच ही प्रैक्टिस रेगुलरली, जिसके लिए वो नियमित रूप से अभ्यास कर रहा है। विद ईच डे ऑफ प्रैक्टिस ही इज एबल टू मेक 5 मोर पुशअप्स इन 1 आवर। ईच डे में वो एवरी डे में 5 इंक्रीज कर देता है। ठीक है, एज कंपेयर टू द प्रीवियस डे। इफ वन फर्स्ट डे ऑफ प्रैक्टिस ही मेक्स 3000 पुशअप्स एंड कंटिन्यूअस टू प्रैक्टिस रेगुलरली हिज टारगेट इज अचीव्ड। तो कीपिंग द अबव सिचुएशन इन माइंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Form an AP representing the number of push-ups per day and hence find the minimum number of the days he need to practice before the day his goal is completed. ठीक है, सेकेंड है find the total number of the push-up performed by the Nitesh up to the day his goal is achieved. देखिए वो अभी प्रेजेंट में 3000 पर आवर में कर रहा है, तो फर्स्ट आवर में वो 3000 कर रहा है, फिर क्या करता है एवरी डे वो 5 इंक्रीज कर रहा है। एवरी डे क्या कर रहा है 5 पुशअप्स इंक्रीज कर रहा है, तो नेक्स्ट डे कितना करेगा 3005 करेगा, फिर 3010 करेगा, 3015 करेगा, 3020 करेगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। और लास्ट डे उसको कितना करना है, टारगेट उसका है 3900 का, लास्ट डे उसको इतनी करनी है। तो ये सीरीज ऐसे ही ऑब्जर्व करने पर क्या बन रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, क्योंकि 5 इंक्रीज हो रहा है और लास्ट डे उसका टारगेट है 3900।
तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, फॉर्म द एपी रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पुशअप्स पर डे, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रिप्रेजेंट हो गई। एंड हेंस फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड टू प्रैक्टिस बिफोर द डे हिज गोल कंप्लीटेड, यानी कि कितने दिन के बाद वो 1 घंटे में इतनी पुशअप करना लगेगा। तो लेट आफ्टर एंड डेज के बाद, ठीक है, उसका टारगेट द गोल इज अचीव्ड, गोल जो उसका है वो अचीव हो जाएगा या कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, गोल इज कंप्लीटेड, ऐसे कर लीजिए। तो देयरफॉर जो nth टर्म होगा वो 3900 हो जाएगा। दिस इज a प्लस n माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू 3900 हो जाएगा, जहां a जो है फर्स्ट टर्म इस सीरीज का है और ये सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, d इसका 5 होगा। दिस इज 3000 n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 3900, n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 900, n माइनस 1 इक्वल टू 18, n इक्वल टू 181। तो 181 डेज में उसका जो गोल है वो अचीव हो जाएगा, वो 3900 पुशअप करने लगेगा पर आवर में। सेकेंड पार्ट इसका है जिसमें आपसे कहा गया है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द पुशअप परफॉर्म्ड बाय नितिश अप टू डे, तो यानी कि 181 डेज में उसने टोटल नंबर ऑफ पुशअप कितनी की, तो टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स ही कंप्लीटेड इन 181 डेज इक्वल टू आपका हो जाएगा S 181 एपी के इनके डेज का सम। दिस इज 181/2 A प्लस L, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि SN इक्वल टू होता है n/2 A प्लस L, और यहाँ पर L क्या हो जाएगा, L हो जाएगा लास्ट टर्म, यही तो L है, और A तो आपके पास पहले से ही है। 181/2 दिस इज 3000 प्लस 3900, यानी कि 181/2 मल्टीप्लाई 6900, इसको आप कैलकुलेट कर देंगे, आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा जो वो पुशअप 181 डेज में कंप्लीट करेगा। ये मैंने पूरा सैंपल पेपर जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का है इस वीडियो के माध्यम से आपको सॉल्व करके प्रोवाइड किया है। कोशिश की है मैं अपना बेस्ट दे सकूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे एक मोटिवेशन मिलता है, इससे मैं फर्दर भी वीडियोज अपलोड कर सकूं और आपकी हेल्प कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।